मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले से हूँ। अगर आप कभी हिमाचल गए हो तो एक बात समझते होगे कि यहाँ के पहाड़ दिन में जितने खूबसूरत लगते हैं, रात में उतने ही अलग। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ दिन में सैकड़ों लोग घूमते हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद वही रास्ते ऐसे लगते हैं जैसे इंसान के लिए बने ही नहीं हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ और मेरे दोस्त रोहित के साथ 2015 में हुई थी। और सच कहूँ, अगर मैं उस रात वहाँ मौजूद नहीं होता तो शायद खुद भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। उस समय हमारी उम्र करीब 20-22 साल थी। कॉलेज चल रहा था और हम दोनों को बाइक और पहाड़ पर घूमने का बहुत शौक था। उसी दौरान एक दिन हमने तय किया कि प्रशर झील चलते हैं। मंडी से करीब 45 किलोमीटर दूर, पहाड़ों के ऊपर, बादलों के बीच। आज तो वो जगह काफ़ी मशहूर है, लेकिन 2015 में वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी। न सोशल मीडिया का उतना क्रेज़ था। ज़्यादातर लोग स्थानीय होते थे या फिर कुछ गिने चुने पर्यटक। सुबह हम दोनों स्कूटर लेकर निकल पड़े। मौसम अच्छा था, आसमान साफ था और पहाड़ों में घूमने का उत्साह अलग ही होता है। पूरे रास्ते हम हंसते बोलते रहे, कभी फ़ोटो खींचते, कभी किसी ढाबे पर रुकते। दोपहर तक हम प्रशर झील पहुंच गए। आज भी इस जगह को याद करता हूं तो सबसे पहले उसकी खामोशी याद आती है। चारों तरफ पहाड़, बीच में झील और उसके किनारे बना हुआ एक पुराना मंदिर। हमने मंदिर में माथा टेका, झील के पास बैठकर काफ़ी देर तक बातें की, कुछ फ़ोटो लिए और समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब वापस निकलने का वक्त आया तब शाम होने लगी थी। पहाड़ों में शाम बहुत जल्दी उतरती है, यह बात हम जानते थे, लेकिन शायद उस दिन हमने इसे हल्के में ले लिया। करीब 5 बजे हम वापस निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा और कुछ ही देर में सड़क के दोनों तरफ खड़े देवदार के पेड़ अंधेरे में बदल गए। पहाड़ी रास्तों की एक अजीब बात होती है, दिन में वही जंगल खूबसूरत लगते हैं और रात में वही जंगल आपको महसूस कराते हैं कि आप अकेले हो, बहुत अकेले। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे, सड़क सुनसान होती जा रही थी। अब कभी कभी ही कोई गाड़ी दिखाई देती और फिर कुछ समय बाद वो भी बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, स्कूटर की हेडलाइट और सड़क, बस इतना ही। मुझे याद है उस समय मैंने मजाक में रोहित से कहा था, भाई अगर अभी स्कूटर बंद हो गया ना तो रात यहीं कटेगी। वो हंसा और बोला, चिंता मत कर, पेट्रोल है। यह सुनकर मैंने भी बात खत्म कर दी, लेकिन शायद हमें उसी समय पेट्रोल देख लेना चाहिए था। करीब आधे घंटे बाद स्कूटर ने अचानक झटका लिया। मैंने सोचा सड़क खराब होगी, फिर दूसरा झटका लगा और तीसरे झटके के बाद इंजन बंद हो गया। एकदम सन्नाटा। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। हम गाड़ी से उतरे, मैंने टंकी खोली, अंदर झांका और उसी पल मैं समझ गया, पेट्रोल खत्म हो चुका था। मैंने गुस्से में उसे देखा, तूने कहा था ना पेट्रोल है। वो बोला, मुझे लगा था है। मुझे लगा था? भाई हम जंगल के बीच खड़े हैं, यहाँ मुझे लगा था से क्या होगा। हम दोनों कुछ देर तक बहस करते रहे, लेकिन सच्चाई नहीं बदलने वाली थी। हम पहाड़ों के बीच एक सुनसान सड़क पर खड़े थे और स्कूटर में एक बूंद पेट्रोल नहीं था। आसपास कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं और सबसे बड़ी बात, कोई इंसान नहीं। कुछ मिनट हम वहीं खड़े रहे, फिर हमने फैसला किया कि स्कूटर धकेल कर आगे चलते हैं। शायद कहीं कोई घर मिल जाए या कोई गाड़ी या कोई मदद। उस समय यही एक ऑप्शन था। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था, रोहित के फ़ोन में भी नहीं। अब हम सचमुच अकेले थे। हमने स्कूटर धक्का देना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि सड़क कितनी शांत थी, बहुत ज़्यादा शांत। हवा तक नहीं चल रही थी। देवदार के पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़े थे, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था, कोई जानवर नहीं, कोई पक्षी नहीं, कुछ नहीं, बस हमारे कदमों की आवाज़ और स्कूटर के टायरों की रगड़। मैंने रोहित से बात करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों हम दोनों धीरे धीरे चुप हो गए, जैसे उस जगह की खामोशी खुद हम पर असर डाल रही हो। कितनी देर बीती पता नहीं, शायद 10 मिनट, शायद 15। फिर मैंने सड़क पर आगे कुछ देखा। पहले मुझे लगा शायद कोई पेड़ है या कोई पत्थर, लेकिन वो चीज़ हिल रही थी धीरे धीरे हमारी तरफ। मैं रुक गया, रोहित भी वहीं रुक गया। हम दोनों सड़क के बीच खड़े होकर उसे देखने लगे।
कुछ सेकंड बाद समझ आया वो एक इंसान था, एक लड़की। वो अकेली थी और पैदल चल रही थी। मैंने तुरंत आसपास देखा। कोई घर नहीं दिख रहा था, कोई रोशनी नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ जंगल। और उस जंगल के बीच एक लड़की। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। जितनी करीब आती गई उतनी साफ दिखने लगी। उसने पारंपरिक हिमाचली कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल लंबे थे और अंधेरे में भी साफ दिख रहा था कि वो बेहद खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि कुछ सेकंड के लिए मेरा ध्यान इस बात से हट गया कि वो वहाँ कर क्या रही थी। लेकिन उसी पल मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, ऐसा एहसास जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। वो डर नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो नहीं, लेकिन कुछ था, कुछ ऐसा जो लगातार मुझे कह रहा था यहाँ कुछ गलत है, बहुत गलत। मैंने रोहित की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी वही बेचैनी थी। उसने कुछ कहा नहीं, मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन हम दोनों समझ गए थे कि हम एक ही चीज़ महसूस कर रहे हैं, जैसे हमारे दिमाग का कोई हिस्सा खतरे की घंटी बजा रहा हो। वो लड़की बस हमारी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे, शांत, बिना किसी आवाज़ के। फिर वो हमारे बिल्कुल सामने आकर रुक गई और उसी पल मेरे शरीर में पहली बार सचमुच डर दौड़ गया, क्योंकि उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थी और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। मैं आज भी उसे शब्दों में ठीक से बयान नहीं कर सकता। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल था, एक खूबसूरत लड़की, एक शांत चेहरा, हल्की सी मुस्कान, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखते ही मेरे शरीर का हर हिस्सा मुझे वहाँ से भाग जाने को कह रहा था। उस समय तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, वो बस हमें देख रही थी, सीधे, बिना पलक झपकाए। मैंने नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे मैं उसकी आंखों में फंस गया हूँ। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ अजीब थी, पहली बार सुनने में नॉर्मल लगी, लेकिन जितनी देर तक सुनो उतनी गलत लगने लगती। जैसे आवाज़ किसी इंसान के मुंह से नहीं आ रही हो, जैसे कोई इंसान की आवाज़ की नकल कर रहा हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित भी चुप रहा। हम दोनों बस स्कूटर धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। मैं नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े, ना उससे कुछ पूछना ना कुछ बताना। उससे कुछ पूछना सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो वहाँ खड़ी रही। फिर उसने दोबारा कहा, डर गए क्या? इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी धड़कन तेज़ होती जा रही है। मैंने रोहित को धीरे से कहा, चलते रहे। उसने सर हिलाया। हम दोनों उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ने लगे और तभी वो अचानक हंसी, बहुत हल्के से, लेकिन उस सुनसान सड़क पर वो आवाज़ असामान्य रूप से काफ़ी साफ सुनाई दी। फिर उसने कहा, क्या तुम एक जादू देखना चाहते हो? हम दोनों रुक गए। आज सोचता हूँ तो लगता है कि हमें बिना रुके आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है। डर भी लगता है और जानने की इच्छा भी होती है। कुछ सेकंड के लिए हम दोनों उसकी तरफ देखने लगे और तभी उसने अपना बायां हाथ उठाया। पहले मुझे लगा कि वो कोई साधारण सा मजाक करेगी, शायद कोई सिक्का गायब करने वाली ट्रिक या फिर ऐसा कुछ, लेकिन अगले ही पल उसने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की एक उंगली पकड़ी और धीरे धीरे उसे खींचने लगी। पहले मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ। फिर उंगली अलग हो गई, पूरी की पूरी हाथ से निकल गई, जैसे वो शरीर का कोई हिस्सा नहीं, किसी खिलौने का टुकड़ा हो। मेरी सांस वहीं रुक गई। रोहित के मुंह से भी आवाज़ नहीं निकली। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि उसकी उंगली अलग हो गई थी, सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे दर्द नहीं हुआ, न खून निकला, ना कोई हरकत हुई। वो बस मुस्कुरा रही थी, जैसे यह कोई नॉर्मल बात हो। फिर उसने दूसरी उंगली निकाली, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक एक करके धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चा खिलौने के हिस्से अलग कर रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे लग रहा था कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह जाग रहा था। सब कुछ सच था और हम वहाँ जम से गए थे, हिल नहीं पा रहे थे। उसके बाद उसने उन्हीं उंगलियों को वापस जोड़ना शुरू किया, एक एक करके, और कुछ ही सेकंड में उसका हाथ फिर से सामान्य दिखाई देने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने सिर थोड़ा तिरछा किया और मुस्कुरा कर बोली, और दिखोगे? बस उसी पल मेरी नज़रें नीचे गई, उसके पैरों की तरफ, और जो मैंने देखा वो आज भी मेरे सपनों में आता है। उसके पैर उल्टे थे,
पूरी तरह उल्टे, एड़ी आगे उंगलियां पीछे। उस समय मेरे शरीर ने सोचना बंद कर दिया। दिमाग में सिर्फ एक शब्द आया, चुड़ैल। मैंने कभी उससे पहले किसी चुड़ैल को नहीं देखा था, लेकिन बचपन से जो कहानियां सुनी थी उनमें एक बात हमेशा एक जैसी होती थी, उल्टे पैर। और उस समय वो चीज़ हमारे सामने खड़ी थी, सिर्फ कुछ कदम दूर। रोहित ने भी उसके पैर देख लिए थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, और बिना कुछ कहे हम दोनों समझ गए, भागो अभी के अभी। मैंने स्कूटर पकड़ा, रोहित ने पीछे से हाथ लगाया और हम पूरी ताकत से दौड़ पड़े, स्कूटर को धकेलते हुए उस अंधेरी सड़क पर, जंगल के बीच। पीछे क्या था हम नहीं जानते थे और जानना भी नहीं चाहते थे। मैं दौड़ते दौड़ते हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जो लाइनें याद थी वो भी, और जो याद नहीं थी वो भी। बस मुंह चलता जा रहा था। रोहित भी कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद कोई प्रार्थना। उस समय कुछ याद नहीं था, बस डर याद था। ऐसा डर जो मैंने उससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। हम लगातार दौड़ते रहे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, मुझे नहीं पता। समय की कोई गिनती नहीं थी। फिर अचानक मुझे लगा पीछे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, लेकिन दिमाग ने बात नहीं मानी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी पूरी तरह। न कोई लड़की, न कोई परछाई, न कोई आवाज़, कुछ नहीं, जैसे वहाँ कोई कभी था ही नहीं। लेकिन इससे डर कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं थी तो गई कहाँ। हम तब तक नहीं रुके जब तक दूर कोई एक घर की रोशनी दिखाई नहीं दी। वो शायद उस पूरे रास्ते का पहला घर था। हम सीधे वहाँ पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया कई बार। कुछ देर बाद एक बुज़ुर्ग आदमी बाहर आए। उन्होंने हमें देखा, हमारी हालत देखी और तुरंत समझ गए कि कुछ हुआ है। उन्होंने हमें अंदर बुलाया, पानी पिलाया, बैठाया। कुछ मिनट बाद जब मेरी सांसें सामान्य हुई तो मैंने पूरी घटना उन्हें बता दी, शुरू से लेकर अंत तक। वो चुपचाप सुनते रहे, बीच में एक बार भी नहीं टोका। जब मैंने बात खत्म की तो उन्होंने गहरी सांस ली, फिर सर हिलाया और बोले, तुम लोग भाग्यशाली हो। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कुछ सेकंड तक हमें देखा, फिर बोले, क्योंकि तुमने उससे बात नहीं की। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने पूछा, आप जानते हो उसे? बुजुर्ग ने धीरे से सर हिलाया। इस रास्ते पर कई सालों से दिखती है। मेरे शरीर में फिर से सिरहन दौड़ गई। उन्होंने बताया कि आसपास के गांवों में उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। कई लोगों ने उसे देखा है। हम पहले नहीं थे और शायद आखिरी भी नहीं थे। फिर उन्होंने एक और बात कही जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, वो हमेशा खूबसूरत दिखाई देती है, क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में दिखाई दे तो कोई उसके आसपास आएगा ही नहीं। उस रात उन्होंने हमें थोड़ा पेट्रोल दिया और कहा कि बिना कहीं रुके सीधे मंडी निकल जाओ। हमने बिल्कुल वही किया। रास्ते भर हमने एक शब्द नहीं बोला, मंडी पहुंचने के बाद भी नहीं, कई दिनों तक नहीं, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि जो हमने देखा था उसका कोई सामान्य जवाब नहीं था। आज उस घटना को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं अब भी पहाड़ों में घूमता हूँ, अब भी जंगलों में जाता हूँ, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूला, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ इंसान मेहमान होता है। क्योंकि उस रात अगर हम रुक जाते, अगर हम उससे बात करने लगते या उसके पीछे चल पड़ते, तो शायद मैं आज ये कहानी नहीं सुना रहा होता। और कभी कभी देर रात जब मैं उस सड़क को याद करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा उसके उल्टे पैर नहीं डराते, मुझे डराती है उसकी आखिरी मुस्कान।